टिंकर के एक और ब्लॉग के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और मेरे साथ आज के ब्लॉग में ज्वाइंट हुए हैं अमरूटोला गांव से। क्या नाम आपका? फगन सिंह उइके। और साथ में चितरंजन नेरकर जी भी है। तो ऐसे हम तीन लोग हैं आज और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग हम आज एक गांव से बना रहे हैं। गांव की परंपरा, गांव की संस्कृति, आदिवासी सभ्यता और यहाँ के जो पारंपरिक खेती का तरीका है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। गांव में अगर हम पारंपरिक सभ्यता की बात करें, आदिवासी सभ्यता की बात करें तो किस तरह से आज भी बनी हुई है ये सभ्यता? जी, अपने यहाँ तो ऐसी है, गोंडी पारसी से अपना समाज रीति रिवाज ये चलाते हैं। क्या क्या आयोजन होते हैं, किस तरह की पूजा पद्धति है आदिवासियों की? आदिवासी में वही है, साल में 2 बार नवा पूजन करते हैं, बड़े देव छोटा देव। अपना जो पेन झोपड़ी बोले अभी, वो झोपड़ी पेन बोले तो पुरखा लोगों का याद है ना जी। और क्या विशेष है आपके इस अमरूटोला में? अब हमारे अमरूटोला में विशेष ये है सर, अभी बाल बच्चे उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल बहुत दूर हो जाते हैं, बाकी बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते। तो ये विशेष नहीं है तो समस्या हो गई जी। हाँ, तो समस्या बता रहे हो आप, तो समस्याओं में क्या समस्या है? रोड अभी तक यहाँ गांव में बनी नहीं है। रोड तो बनी नहीं है सर, बहुत साल से हो गई है। आप आए होंगे तो देखे होंगे रोड को स्थिति। ये जो सामने दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है जी। तो ये यहाँ रहते नहीं क्या लोग? यहाँ के वो आदमी जो था वो फोत हो गया। अच्छा, नहीं है यहाँ कोई? तो कोई नहीं है, उसका एक ही था, एक ही व्यक्ति था क्या? एक ही था। तो कब बना था ये मकान? ये 2018 या 19 में बना था। अच्छा, जंगल काफ़ी घना है, जंगली जानवर भी आते हैं क्या गांव में? यहाँ गांव में आते हैं। अच्छा, कौन कौन से जानवर इधर आ जाते हैं? अपने सब ये उनारी जमीन वाले के खेत की तरफ भगते हैं सब, वो चीतल वितल हिरण जंगली सुअर। अच्छा, खेती किसानी अच्छी है यहाँ पर? खेती किसानी है सर, सही है, नहर सुविधा है। अच्छा, नहर कहाँ से आई है यहाँ पर? ये आमनाला तालाब से। आमनाला तालाब से। तो ये जो गांव है ये उमरिया पंचायत के अंतर्गत गांव है, बैहर विधानसभा क्षेत्र है। और हम विकासखंड की बात करें तो ये परसवाड़ा विकासखंड में आता है। ये गांव उमरिया पंचायत के अंतर्गत अमरूटोला में है। और अमरूटोला लगभग 35 से 40 आदिवासी परिवार यहाँ पे रहते हैं, गोंड जनजाति के लोग रहते हैं खासकर। और यहाँ अगर बेसिक समस्याओं की अगर हम बात करें तो समस्याएं यहाँ पर आज भी आज़ादी के बाद से पहुँचने के लिए जो है पक्का मार्ग नहीं बना है, मुरम वाला मार्ग है। और गांव में भी रोडों की काफ़ी समस्या है, स्कूल अभी तक नहीं बना है। छोटे बच्चों के लिए ज़रूर आंगनवाड़ी केंद्र है, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं बना है। गांव में आज भी पारंपरिक तरीके से खेती होती है, आधुनिक खेती का यहाँ पर अभी ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है। यानी कि जो बैल बंडी बोलते हैं, बैल जोड़ी बोदे, इनके माध्यम से जो खेती होती है वही खेती होती है। ज़मीनों की बात करें तो यहाँ पर आदिवासियों के पास में 5 एकड़ से लेकर 2 एकड़ और कई परिवारों के पास ज़मीन भी नहीं है, लेकिन 10 से 12 परिवार ऐसे बताए गए जिनके पास में यहाँ पर पट्टे वाली ज़मीन है। बाकी कब्जाधारी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें पट्टा नहीं दिया है। चितरंजन नेरकर, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल यमलेश जी, आपका तो पहले बहुत धन्यवाद कि आप लगातार जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, इनकी समस्या सुनते हैं और शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं। ये बहुत अच्छा एक आप काम कर रहे हैं। आप फ्री थिंकर के जरिए कह लिए जाए या आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लगातार उनकी जो मूलभूत सुविधा है, नमस्कार, उनकी जो मूलभूत सुविधा है आप उनको प्रशासन तक पहुंचाते हैं। कि जो आदिवासी देखा जाता है, आज भी मैं बालाघाट क्षेत्र के जो इंटरनल क्षेत्रों की अगर बात करूं मैं, तो वहां पर आज भी ऐसे दर्जनों गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से गुजर रहे हैं। और आपने लगातार वो मुद्दे उठाते रहे, समस्याएं उठाते रहिए और हम भी लगातार अपने जिस स्तर से हो सकता है हम लोग भी लगातार ग्रामीणों की समस्या उठाते हैं। आज हम जिस गांव में पहुंचे हैं ये मुख्यालय से ज़्यादा तो दूर नहीं, लगभग 35 किलोमीटर दूर है। क्योंकि यहाँ पर आज आने का मेन कारण ये था कि जो बालाघाट के जो डॉक्टर हैं रमेश सेवलानी, उन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जो लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं और वो ग्रामीणों की जांच करते हैं, निःशुल्क दवाइयों का वितरण करते हैं। तो जब आज हम इस गाँव में पहुँचे तो देखा गया कि आज भी आज़ादी के लगभग 75 बरस बीत चुके हैं, फिर भी यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जस को तस बनी हुई है। ग्रामीणों से भी जब चर्चा की तो उन्होंने भी यही बताया।
स्कूल उतने अच्छे नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास देखने में मिला, वो भी उतने जो क्वालिटी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो उसमें तो सरकार का पैसा ही कम मिल रहा है ना लोगों को। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि जिस हिसाब से ग्रामीणों को जो आवंटित होता है प्रधानमंत्री आवास का पैसा, वो उतना नहीं हो पाता, क्योंकि जिस तरह से लोहा महंगाई बढ़ी गिट्टी है, और महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो वो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए। खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट को खासकर इसमें सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी जवाबदारी होती है स्थानीय प्रशासन की भी, और जो यहाँ के जो नेतागण हैं उनकी भी, कि आखिर वो इस क्षेत्रों में आए, यहाँ की समस्याओं को देख करके देखें। क्योंकि हम तो लगातार दिखाते हैं, हमारा काम है उनकी समस्याओं को पहुँचाना, लेकिन इस पर जो कार्रवाई है, इस पर जो अमल करेंगे तो शासन प्रशासन ही करेंगे। तो इस पर बिल्कुल उन्हें ध्यान देने की बनती है। तो सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजना कहे या फिर जो भी जनहितैषी कार्य है, हम कहे ग्रामीणों के माध्यम से जो होना चाहिए प्रशासन के द्वारा, शासन की योजनाओं के माध्यम से किया तो जाता है, लेकिन इन कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। एक तो ये जो क्षेत्र है पूरा फॉरेस्ट से लगा हुआ है, तो फॉरेस्ट वाले गाँवों में खासकर प्रशासन को भी दिक्कत जाती है। तो कई तरह की समस्या है। बावजूद इसके 21वीं सदी के भारत में हम निवास कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आज भी जो डेवलपमेंट की संकल्पना जो सरकार दावे कर रही है, आदिवासियों के गौरव की जो बातें सरकार कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, तो जो गौरव की बातें कर रही है, तो गौरव तो ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात वही है कि आदिवासियों को गौरव से पहले अधिकारों की ज़रूरत है। जो अधिकार उन्हें संवैधानिक तौर पर मिले हैं, जो अधिकार उन्हें कानूनी तौर पर मिले हुए हैं, उन अधिकारों का ठीक से अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। पेशा कानून हाल ही के दिनों में ज़रूर गवर्नमेंट ने लागू किया है, लेकिन अभी भी पेशा कानून की जो समझ कहे या उसका नॉलेज कहे, वो अभी भी यहाँ के ग्रामीणों को नहीं है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो जानकारी के अभाव में आदिवासी जो परिवार सीधे साधे जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अधिकारों को लेकर आदिवासी संघर्षरत नहीं है, बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। देश में तमाम तरह के जो जितने भी आदिवासी कम्युनिटीज़ है, उनके द्वारा समय समय पर बड़े बड़े आंदोलन किए जाते हैं सरकारों के खिलाफ। उन्हें बताया जाता है कि हमारे अधिकार ये हैं, लेकिन उन अधिकारों का क्रियान्वयन हम कहें तो अभी तक सही ढंग से नहीं हो पाया है और अधिकार उन्हें मिले भी नहीं हैं। चाहे पेशा कानून की अगर हम बात करें तो उसमें भी अभी बहुत सारी त्रुटियां हैं, भ्रांतियां हैं, जिसको दूर करना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। लैंड एक्विजिशन के कानून है, भूमि विस्थापन के कानून है, इनमें भी सुधार की काफ़ी सारी ज़रूरत है। बिल्कुल यमलेश जी, जो आपने बताया कि सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। मैं एक चीज़ इसमें ये जोड़ना चाहूँगा। देखा जाता है कि सड़क ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि अगर सड़क नहीं होगी ना, तो आप शिक्षा का जो स्तर है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में कह लो या कहीं पे भी कह लो, वो हमेशा कम ही रहेगा। क्योंकि रोड इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर पक्की सड़कें नहीं होंगी तो बच्चे अच्छे पढ़ नहीं पाएंगे। नो डाउट मध्य प्रदेश सरकार कह दे या देश में जो भी सरकारें, वो प्रयास करती है कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। बाकायदा वो स्कूल भवन बनाएंगी, टीचरों को भी वहाँ पर पदस्थापना की जाती है। लेकिन मेन होता है कि जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो जो सड़कें रहती है वो काफ़ी जर्जर होती है, या फिर यूँ कहें कि बनी नहीं होती। तो बच्चे ठंडी और गर्मी में तो खैर जिस तरह से स्कूल पहुँच जाते हैं, लेकिन बरसात एक बड़ी समस्या बन जाती है। बरसात में उनके लिए पढ़ाई करना कई बार, यमलेश जी आपने भी तस्वीर दिखाई है, हम भी तस्वीर दिखाते हैं और हम देखते भी है कि किस तरह से बच्चे सिर में बैग लेकर के नाला पार करते हैं, जान जोखिम में डाल के। तो एक बच्चों में शिक्षा की ललक है। पहली कड़ी जो हम कह सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि अगर आप जब तक अगर शिक्षा अगर अच्छी नहीं होगी तो आप आदिवासियों के लिए लाख प्रयास कर ले, वो उतना सफल नहीं हो पाएगी। तो आपको शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आप टीचर और भवन तो आपने बहुत अच्छे कर दी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सड़कों पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे देखा जाए तो हमारे ज़िले में भी काफ़ी सारे स्कूल भवन बन चुके हैं नए। अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, स्कूल काफ़ी बने हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी काफ़ी बने हैं, लेकिन उस लिहाज से जो पढ़ाने वाला टीचिंग स्टाफ चाहिए या जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स है, जो डॉक्टर्स है, उनकी संख्या अपर्याप्त है। कहीं ना कहीं ये देखने आ रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र हम कई देखते हैं, सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन के ऊपर पीएस होता है, पीएस के ऊपर में सीएससी होता है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, पीएससी और एक
CSC होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन किया गया है। लेकिन सब स्टेशन में ANM नहीं बैठते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है MBBS डॉक्टर नहीं है। आज भी ये स्थिति है और स्कूलों में भी कमोबेश यही स्थितियाँ है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीचर है लापरवाही तो बरतते ही है, लेकिन उनके ऊपर में अंकुश अभी भी नहीं लग रहा है। समय समय पर वर्तमान कलेक्टर लगातार स्कूलों का दौरा कर इन्हें पनिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सुधार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी अधिकांश टीचर जो है स्कूलों में पहुंचने रहे हैं, बिल्कुल वहाँ की सभ्यता संस्कृति को समझकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये कमी की वजह से जो है आदिवासी बच्चों में जो है शिक्षा, जो आधुनिक शिक्षा हम कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत उसकी नहीं बन पा रही है और उस लिहाज से जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। इसमें बालाघाट कलेक्टर जो गिरीश कुमार मिश्रा है, खैर कलेक्टर सभी अच्छे, तो सबका काम करने का अपना तरीका होता है, लेकिन जिस तरह से गिरीश कुमार मिश्रा जी जो काम कर रहे हैं, लगातार बिना बताए आदिवासी क्षेत्रों में पहुँच जाते, तो उससे कुछ हद तक जो टीचर है समय पर पहुँचते हैं और शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। अभी आपने 2 दिन पहले ही एक तस्वीर देखी होंगी जिसमें कलेक्टर ने अपनी गाड़ी में स्कूली बच्चों को बिठाला और उनसे बातचीत की। पहले तो उन्होंने नॉर्मल बातचीत की और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा टीचर आते हैं, तो बच्चों ने बड़े ही अच्छे अंदाज से कहा कि जो प्रधान पाठक है वो तो महीने में 2-3 बार आते हैं, इस तरह से वीडियो में दिख रहा है। तो बिल्कुल इस तरह से जिसके बाद जो कलेक्टर है उन्होंने उनके 2 वेतन वृद्धि रोकने के आदेश भी दिए। तो बिल्कुल जो बालाघाट कलेक्टर है बिल्कुल भरसक प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर सुधरे भी और टीचर भी समय पे आए। तो इसमें टीचरों की बड़ी जवाबदारी होती है कि उनके कंधों पे देश का भविष्य टिका हुआ है। अगर वो अच्छा पढ़ाएंगे तो बिल्कुल जो आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं अच्छे पढ़ेंगे। काबिलियत सब में है, बस उसे तराशने की ज़रूरत है। तो नो डाउट कि बच्चे बहुत आगे पढ़ के जाएंगे और गए भी हैं। कई प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें टीचरों का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक तरह से कहा जाए। अगर वो अच्छे से मेहनत करेंगे तो नो डाउट उनकी मेहनत का जो फल है वो बच्चों में देखने को मिलेगा और बच्चे बहुत आगे जाएंगे, उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। पानी की भी बड़ी समस्या है गाँव में। पानी की कैसी समस्या है? अरे सर बहुत समस्या, ये अपना ये नलन जो खराब हो गया है, तो पानी मिल नहीं रहा है गांव में, बहुत समस्या है पानी की। अच्छा जी, पानी की समस्या है अभी भी? जी अभी भी नल जल योजना है यहाँ तक पहुँची क्या नहीं? नहीं पहुंची सर। अच्छा। अभी तक के नल जल योजना पहुंची नहीं है। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। अच्छा, 2022 तक सरकार बोल रही थी कि हम हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, स्वस्थ मतलब नहीं पहुंचा है, स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा है ना सर। अभी तक के पानी वानी पहुंचा नहीं है। अभी भी नल बिगड़ी हुई है पूरे, पीने लायक का पानी। तो सरकार की जल जीवन मिशन योजना की अगर हम बात करें तो इसकी भी हालात ठीक नहीं है। पाइप कुछ गाँव में ज़रूर बिछे है, पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन अभी भी गाँव में पानी नहीं पहुँचा है। और यहाँ पर खास करके अमरू टोला में उमरिया के यहाँ पर तो पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। आज के ब्लॉग में बहुत सारी बातें हो गई, सरकारी योजनाओं की बातें हो गई, आदिवासियों के अधिकारों की बात हो गई और गांव की परंपरा, इन सारी चीज़ों की बातें हो गई। कुछ दृश्य भी हमने गांव का दिखाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह ब्लॉग आप लोगों को बेहद तो नहीं लेकिन फिर भी पसंद तो आया ही होगा। और अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, समझाएं उन्हें, उनके बीच भेजें और लाइक करें, कमेंट्स करके भी बताएं क्या कुछ कमी रह गई है, कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे।